गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। लश्कर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसरो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है? तो चंद्रयान-4 लॉन्च कर रहा है। चंद्रयान-4 लॉन्च कर रहा है तो पहले हम देखेंगे कि बात इसरो की आई है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। इसरो के जो हेड की बात करें तो सोमनाथ जी है। सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, शेर जिसने चांदनी पी ली है। शेर जिसने चांदनी पी ली है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसरो ने कहा है कि 4 साल बाद चंद्रयान-4 लॉन्च करेंगे। 4 साल बाद मतलब बोले तो 2028 में लॉन्च करेंगे ये। अब चाँद से सैंपल लेकर आएगा चंद्रयान-4। तो चंद्रयान-4 लेके आएगा तो इसके लिए हमें एक रोवर रखना पड़ेगा। वो रोवर भी बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से सैंपल लेके आएगा तो रोवर बड़ा होगा, तो 350 किलो का रोवर रखना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा इसके साथ। चंद्रयान-3 जब भेजा था तो हमने प्रज्ञान रोवर भेजा था। इस प्रज्ञान रोवर का कुल 30 किलो वज़न था। ठीक है, तो मोदी जी ने कहा है कि 2035 तक हम अपना खुद का भारत का अंतरिक्ष केंद्र बनाएंगे। चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। किस जगह पर चंद्रयान-3 उतरा था? तो जिस पॉइंट पर चंद्रयान-3 उतरा था उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट है। चंद्रयान-3 को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग की थी। विक्रम लैंडर था और रोवर प्रज्ञान था। रोवर का नाम था प्रज्ञान, लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है। आदित्य L1, ये आदित्य L1 जो है, आदित्य मतलब ही होता है सूर्य, तो आदित्य L1 सूर्य की जासूसी करने या सूर्य की जानकारी देगा। इसको हमने PSLV C57 से भेजा है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है, यहाँ से भेज दिया हमने। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर ये जाएगा, 135 दिन में पहुंच जाएगा। कितने दिन लगेंगे इसको 15 लाख किलोमीटर जाने के लिए? 135 दिन लगेंगे। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान, इसे MOM भी कहते हैं, मून ऑफ मार्स भी कहते हैं इसे। मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। इसे PSLV C25 द्वारा भेजा गया था। इसका ये व्हीकल लॉन्चर था। गगनयान की बात करें तो गगनयान एक ऐसा यान है जो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसमें बैठकर मनुष्य जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी या इस पर जो काम कर रहे हैं वो ललितांबी ने ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रयान पानी में जाने वाला यान है। इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसमें प्रयोग होने वाला व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। हाल ही में WHO ने किसे अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया गया? तो पहले हम बात करते हैं WHO क्या है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जिनेवा में है। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इन्होंने एक बीमारी को जो है शामिल किया है, नोमा बीमारी। ये नोमा बीमारी की बात करें तो ये नोमा बीमारी वहाँ पर होती है जहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत गर्मी है, ऐसे एरिया में होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये गर्मी हुई है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में बहुत गर्मी होती है, तो ये बीमारी वहाँ की है। ठीक है, ये जो बीमारी है चेहरे की हड्डी और ऊतक को नष्ट कर देती है। स्किन से, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। ये बीमारी वहाँ ज़्यादा मिलती है जहाँ पर गर्मी और गरीबी ज़्यादा होती है। ये बीमारी अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट हमारा करंट में जो रहता है, न्यूज़ में है,
JN.1 JN.1 कोरोना का सब वेरिएंट है। ये केरल ने तो ये भी कह दिया है कि 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति है, बुजुर्ग है, वो मास्क लगाना चालू कर दें। भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। पोलियो वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है ये। पोलियो की वैक्सीन का नाम है साल्क। क्वेश्चन आ सकता है पोलियो की वैक्सीन का नाम है सार्क। साई रोग रॉयल डिसीज कहते हैं इसको, साई रोग को हम रॉयल डिसीज कहते हैं। रॉयल डिसीज इसलिए कहते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया को ही साई रोग कहते हैं या रॉयल डिसीज कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहली बार ये हीमोफीलिया रोग या जो हुआ था वो ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसे वहाँ की संज्ञा दी जाती है, साई रोग ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं। हीमोफीलिया की रोग भाग की बात करें तो महिला है, लेकिन रोगी जो होता है वो पुरुष होता है। रोगी कौन होता है? पुरुष। धनुष्टंकार रोग किसे कहते हैं, तो धनुष्टंकार टिटेनस रोग है। इसमें क्या होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा खुलता नहीं है ना इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुष्टंकार रोग जीवाणु जनित रोग है। किस तरह का रोग है ये? जीवाणु जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, पानी से हमें डर लगता है, मतलब नहाएगा नहीं आदमी। इस बीमारी को रेबीज रोग भी कहते हैं। रेबीज रोग का वायरस जो है रैबिडो वायरस है। कौन सा? रैबिडो वायरस है। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग का वैक्सीन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। इसके जो वैक्सीन का टीका की खोज की थी वो किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है, लुईस पाश्चर ने की थी। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 ये कौन देता है? युवा एंड खेल मंत्रालय देता है। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है 20 दिसंबर अभी हुई है। इन पुरस्कारों की घोषणा 20 दिसंबर को हुई है। तो ये अवार्ड्स 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे। अब बात ये आती है कि सभी को दिए जाएंगे पुरस्कारों के लिए। ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो एक समिति बनती है। समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे AM खान थे। ये रिटायर्ड जज साहब हैं, इनको बनाया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2023 में किसको दिया गया है? तो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार चालू कब हुआ था? 1991 में चालू हुआ था। इस पुरस्कार की इनामी राशि 25 लाख है। खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये पुरस्कार पहली बार विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, चेस में दिया गया था। सन 2022 में पुरस्कार विजेता शरद कमल जी को खेल रत्न खेल में दिया गया टेबल टेनिस। 2022 में किसको दिया गया था? शरद कमल जी को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? टेबल टेनिस के लिए। सन 2023 में 2 लोगों को मिला है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और श्री रंकी रेड्डी सात्विक को, दोनों को बैडमिंटन के लिए दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2023। अर्जुन पुरस्कार 2023 इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इसकी इनामी राशि 15 लाख है। ये सेकंड लार्जेस्ट पुरस्कार है। 2023 में 26 लोगों को मिला है। तो उनमें से कुछ फेमस नाम हम देखेंगे। जैसे पहला है ओजस प्रवीण देवताल को तीरंदाजी में दिया गया है। दूसरा श्री शंकर एम को व्यायाम के लिए दिया गया। अगला है पारुल चौधरी को व्यायाम के लिए दिया गया। सुश्री आर वैशाली को शतरंज के लिए दिया गया। श्री मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए दिया गया। सुश्री पिंकी को लॉन कटोरे के लिए दिया गया। सुश्री शीतल देवी को तीरंदाजी के लिए दिया गया। सुश्री प्राची यादव को पैरा कैनोइंग के लिए दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये कोच को दिया जाता है, ये खिलाड़ी को नहीं देते हैं, जो ट्रेन करते हैं ट्रेनर को दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1985 में हुई थी।
इसकी जो इनामी राशि 15 लाख है। कुछ फेमस विजेताओं का नाम देखेंगे। श्री ललित कुमार जी को मिला है, ये कुश्ती के लिए मिला इनको। श्री गणेश प्रभार को मलखम के लिए मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलखम हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। श्री आर.बी. रमेश शतरंज के लिए मिला है। श्री महावीर प्रसाद जी को पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है। अगला हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है माका। माका ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है 2000? तो माका ट्रॉफी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं जाती है, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो यूनिवर्सिटी को दी जाती है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में के लिए सबसे नंबर 1 पे अगर बात करें तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला है। सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को मिली है। अगला है, चलिए अगला है द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ। अगली रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला करंट का मुद्दा जो हमारा है ये द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुए। बाल विवाह का तात्पर्य ये है कि अगर 18 साल से कोई छोटा है, लड़का अगर 21 साल से छोटा, लड़की अगर 21 साल से छोटी है, लड़का 18 साल से और लड़का 21 साल से और लड़की 18 साल से अगर छोटी है तो ये बालक कहलाए जाएंगे, और इनसे कम उम्र में अगर विवाह होता है तो इसे बाल विवाह कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारी, ये रिपोर्ट जो जारी करता है उसका नाम है द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ। ये बाल विवाह की रिपोर्ट देता है। 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में लड़के के बारे में और लड़की के बारे में बात करते हैं। पहले तो हर 6 लड़के में 1 लड़के का बाल विवाह हुआ है भाई। इस तरह से 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह 2021 में हुआ है। इसी तरह लड़की के बारे में बात करें, हर 5 लड़की में 1 लड़की का बाल विवाह हुआ है और कुल 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। अब अगला देखेंगे लड़के या लड़कियों के बाल विवाह में टॉप राज्य कौन से है। टॉप पर की बात करें लड़कों में, तो लड़कों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह गुजरात में हुआ है और लड़कियों में बाल विवाह सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। इसे जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो दास प्रथा का अंत अलग व्यक्ति ने किया और दास प्रथा का जो अधिनियम है वो अलग व्यक्ति लाया। तो दास प्रथा पर अधिनियम बनाया था विलियम बेंटिक साहब ने, लेकिन अंत जो किया वो एलन बरो ने किया था, 1843 में किया था। वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल हो गई है, आप भी जानते हैं। तो किस अधिनियम, किस संशोधन के तहत हुई है, तो 61 संविधान संशोधन के तहत हुआ था। उसमें पहले 21 साल वोट डालने की उम्र थी और अब वो हो गई 18 साल हो गई, अब 18 साल हो गई। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है। तो इससे पहले हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम एक चीज़ पढ़ाएंगे, UNFCCC। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है ना। UNFCCC क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो UNFCCC के मेंबर जो रहते हैं, मेंबर मतलब सदस्य रहते हैं और सदस्य में देश आते हैं। देशों की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसे हम कॉप कहते हैं। तो कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। 1995 में पहली COP 1 हुई थी। इस COP 1 का नाम कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। ये COP 21 2015 में पेरिस में हुई थी, है ना। तो COP आप समझ गए। UNFCCC के मेंबर जो है अगर ये मीटिंग करते हैं तो इसको COP कहते हैं। COP 1 कब हुई थी, 1995 में हुई थी। COP 21 पेरिस 2015 में हुई थी। ठीक है। UNFCCC ने हर देश से पूछा कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या करने वाले हो। तो हर देश ने अपना एक राष्ट्रीय योगदान जारी किया। इसे हम NDC कहते हैं।
एनडीसी कहते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। एनडीसी पर्यावरण रक्षा के लिए बात करता है। एनडीसी में भारत ने 3 टारगेट रखे थे। उनको बताया था कॉन्फ्रेंस में कि भारत के 3 टारगेट हैं। 3 टारगेट में पहला टारगेट था कार्बन की जो उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% कम करने का लक्ष्य है। दूसरा है गैर जीवाश्म का कुल एनर्जी का 40% करना है, मतलब इसको बढ़ाना है और इसको कम करना है। गैर जीवाश्म ऊर्जा मतलब जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब गैर मतलब इसमें इस एनर्जी को तैयार करने के लिए कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। और तीसरा टारगेट है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक तैयार करना, जिसमें से भारत ने अभी 31 अक्टूबर 2023 तक ये दोनों लक्ष्य पूरे कर लिए, समय से पहले ही पूरे कर लिए। एक लक्ष्य बचा, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगला है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस 100 मिलियन यात्रियों को एक साल में ले जाने वाली पहली एयरलाइंस बनी है ये। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ही एयरलाइंस है। कुल हवाई यात्रियों का 60% केवल इंडिगो एयरलाइंस हवाई यात्रा करवाती है। बहुत ज़्यादा करवाती है, आप समझ सकते हैं। अगला, वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? हमने कहा क्वेश्चन में कि वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं। तो वायुयान जो है वायु की कौन सी परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। वायु तूफान, वर्षा है, तूफान है, ये क्षोभमंडल में होते हैं, है ना। वायुयान में ईंधन की गुणवत्ता को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन संख्या यूज़ करते हैं। डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 संख्या यूज़ करते हैं। C295 परिवहन विमान हाल ही में किस देश से भारत को प्राप्त हुआ है? तो स्पेन से एक मिला है। बाकी भारत खुद ही बनाएगा। कहाँ पर? वडोदरा में बनाएगा। एयरबस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, हमारी भारत की तरफ से टाटा कंपनी बनाएगी, ये भागीदार हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? तुमकुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तुमकुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया? भारत में इजराइल के राजदूत कौन है? वो है रुवेन आजार हैं। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। ये 4 देश जो है इजराइल से सीमा बनाते हैं। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत है। सीरिया की दमिश्क है। जॉर्डन की अम्मान है। मिस्र की काहिरा है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ये MPPSC में भी क्वेश्चन आया था। मृत सागर कहाँ है? तो मृत सागर इजराइल जॉर्डन वेस्ट बैंक की बाउंड्री पर है। इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। देखिए, इसको मृत सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंसान जो है वो लाश की तरह तैरता रहता है। क्योंकि इसकी लवणता ज़्यादा है तो इंसान तैरता रहता होगा, डूबता नहीं है, इसलिए इसका नाम मृत सागर रखा है। इजराइल, तुर्की, सीरिया और जॉर्डन में से किसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो जॉर्डन की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन अजय का संबंध है इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। आयरन डोम पद्धति किस देश की पद्धति है? तो ये एयर डिफेंस पद्धति है और ये इजराइल की है। ये आयरन डोम पद्धति ऐसी है कि अगर कोई भी हवाई हमला करता है या हवाई से कोई भी चीज़ आती है तो उससे बचने के लिए आयरन डोम है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सुकोत फेस्टिवल है। इजराइल की राजधानी
ये तो अपनी राजधानी मानता है जेरूसलम, जेरूसलम को मानता है, लेकिन दुनिया इस मानती है तेल अबीब, तेल अबीब को इसकी राजधानी मानती है, तेल अबीब को इसकी राजधानी मानती है। इज़राइल की संसद का नाम निसेट है। इज़राइल की मुद्रा का नाम है शेकेल। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में नेशनल इसका ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो पूनम खेत्रपाल को किया गया। पूनम खेत्रपाल कौन है? तो पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया और ये पूनम खेत्रपाल दक्षिण एशिया की वो महिला है, ये रीजनल हेड है WHO की, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रीजनल हेड है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये फिल्म इज़राइल की है, इसको गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है इस मूवी को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान अभी हाल ही में किस महिला को दिया गया? तो ललिताम्बी को मिला है। और ललिताम्बी का आपको पता है कि यहाँ गगनयान की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, ठीक है। अगला है ऑर्डर ऑफ नाइल, अभी हाल ही में किस भारतीय को मिला है? ऑर्डर ऑफ नाइल की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ नाइल अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मिस्र का। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार अभी हाल ही में किस भारतीय को मिला है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ये सूरीनाम का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? टेलर स्विफ्ट बनी है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। 33वां व्यास सम्मान अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा को मिला है। 33वां व्यास सम्मान अभी हाल ही में पुष्पा को मिला है। किसके लिए मिला? यादें और तेरी यादों के लिए मिला है। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोटारी ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीती है? हरियाणा ने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हरियाणा। हारा कौन है? राजस्थान हारा है। डुरंड कप हाल ही में किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। और हारा कौन है? ईस्ट बंगाल। डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। आदित्य अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से। आदित्य अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है। देश की GDP में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? देश की GDP में योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन चुका है? तो वो यूपी बन गया। पहला हमारा महाराष्ट्र है, तीसरा हमारा तमिलनाडु। किसी ज़माने में सेकंड पर यूपी तमिलनाडु हुआ करता था, इस बार यूपी सेकंड पर आ गया। भारत की पहली MotoGP रेस का विजेता कौन बना? यूपी नोएडा। विजेता मार्को बेची की, ये इटली की है, मार्को बेची जी। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ? यूपी वाराणसी में हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन बनी है? कौन थी मतलब? सबसे पहली सुचिता कृपलानी CM बनी है, भारत देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और सबसे पहले राज्यपाल महिला जो है सरोजिनी नायडू बनी है। भारत का एकमात्र ज़िला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, ये यूपी का ज़िला है। जो सोनभद्र ज़िला है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए आज हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं फिर कल, और इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त लोग, और मैं PDF आपको 2-4 दिन में डालना चालू कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं।